अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि जब लफ्ज़ माँ आ जाए तो तब इज़्ज़त और मोहब्बत की बात पहले आती है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे सफाक बेटे से मिलवाने जा रहे हैं जिसने किराए के कातिल के ज़रिए अपनी ही माँ को मरवा डाला। वो कौन है, क्या चाहता था, आइए दिखाते हैं। इस वक्त मैं थाना सब्ज़ाज़ार में मौजूद हूँ और मेरे साथ वो मुल्ज़िम मौजूद है जिसने अपनी वालदा को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। क्या मामला था इसी की जुबान से जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मुदस्सिर। कितनी उम्र है तुम्हारी? 21। कितने बहन भाई हो? 5। तुम सबसे बड़े हो? नहीं, मैं दूसरे नंबर। सेकंड नंबर पे हो। बड़ा को भाई है? और जी। पढ़ते हो? जी। स्टूडेंट हो और इतना बड़ा क्राइम करने का सोच कैसे लिया? बस मेंटल प्रेशर में। किस चीज़ का प्रेशर था? वो टॉर्चर करती थी। टॉर्चर करती थी? डिग्रेड करती थी हर चीज़। किस चीज़ पर डिग्रेड करती थी? हर चीज़ में नीचा दिखाती थी, डिग्रेड करती थी, चाहे क्वालिफिकेशन के लिहाज से हो या वैसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना, हर बात में टॉन्ट करना। तो मैं इसे अदम बर्दाश्त समझूं कि वालदा की गई बात आपको टॉर्चर लगती थी? बात नहीं, वो फिजिकली टॉर्चर भी करवाती थी। वाली साहब के थे, वो ऐसा एग्जीक्यूट करती थी कि हम मुरे बन जाते। माँ थी वो आप लोगों की? पर वो ऐसा नहीं फील करवाती थी कि मैं माँ। क्या वजह? हमें पता नहीं क्यों ऐसा हर टाइम डिग्रेड और नीचा ही दिखाते रहते थे। ज़हनी फतूर समझो इसको जी। तुम लोगों का, क्योंकि बात मुझे समझ नहीं आ रही। और अगर कोई बड़ा डांट डपट करता भी है, उस डांट डपट को हम इस जुमरे में ले आए कि उसे कत्ल ही करवा देना चाहिए। तुम्हारी नज़दीक हर रिश्ते का हल कत्ल है? नहीं। माँ तो माँ होती है। अब मेरी माँ मुझे कुछ कहे तो मैं उठूँ और अपनी माँ पर टॉर्चर करना शुरू कर दूँ? खुद मैं दुनिया में भी मुजरिम और अल्लाह की भी मुजरिम। तो तुमने तो टॉर्चर तो बहुत दूर की बात, तुमने डायरेक्ट मरवा ही दिया। पैसे कहाँ से लिए थे तुमने? कलेक्ट किए थे। कलेक्ट कैसे किए थे? स्टूडेंट हो? जी, पॉकेट मनी और वैसे जहाँ से। कितने अरसे से प्लान बना रहे थे? 2020 से। 2020 से वालदा को मरवाने का प्लान बना रहे थे? जी। पहले कभी खुद मारने का सोचा? हाँ जी। कैसे कैसे? पर नहीं, मतलब फिर पैसे नहीं थे। इनसे बात हुई। किन से बात हुई? इन शूटर से। ये तुम्हें कैसे जानते थे? ये मेरे घर काम करते हैं। काम करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तो मिस्त्री शूटर कैसे हो गए? इनसे बात शेयर की तो इन्होंने कहा कि ये हाल। अच्छा जी। फिर? पैसे नहीं थे, इसमें पैसे बताए 3 लाख रुपया। जब पैसे हुए तो फिर मैंने कितना अरसा पैसे जमा किए? 2.5 साल। 2.5 साल पैसे जमा किए। कमेटी डाली कोई? नहीं, अपने पास से कलेक्ट किया। बहन भाइयों को इल्म है सारों को? किसी को नहीं। वालिद को इल्म था? किसी को नहीं। कभी वालदा के साथ तलक कलामी भी हुई घर में? किसी के साथ नहीं। इस रिश्ते का मतलब पता है? जी। इसकी अहमियत जानते हो? हाँ जी। और ये भी जानते हो कि अल्लाह ताला ने इसके लिए क्या हुक्म दिया है? जी। जानते हो ना? हाँ जी। पैसे जोड़े कैसे थे? लेते किससे थे पॉकेट मनी? पॉकेट मनी मिलती थी। कौन देता था? अम्मी? नहीं, वाली साहब भी मंथली देते थे, 5 to 10,000 मंथ। तो उस मंथली में से कितना जोड़ते थे और कितना खाते थे? जितने हमारा कोई खर्चा तो है नहीं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फीस पापा देते हैं, तो मैं कुछ नशा या कोई भी चीज़ नहीं करता, तो मैं वो जितनी सेविंग होती थी मैं कर लेता। नशे से बड़ा जुर्म किया तुमने। जी। किताबों में तो पढ़ रखा होगा ना? हाँ जी। सजा के बारे में भी जानते होगे जब इतने पढ़े लिखे हो तो। जी। फाइनली वालदा से किस दिन ज़्यादा तकलीफ हुई थी और कब सोचा था कि अब बस मैंने ये कर देना है? जब वाले साहब उनसे एक्स्ट्रा अटैच हो गए और उनको वाले साहब से कोई सरोकार ही नहीं था। वो आउटसाइड भी उनका चल रहा था। ओ अल्लाह के बंदे, माँ है। जी जी, मैं इसलिए मुझे शर्म आ रही है सुनते हुए, तुम्हें बोलते हुए नहीं आ रही। तुम्हारी वालदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो? जी। दुनिया से चली गई है वो, अब तो उनके लिए कोई अच्छे कलमात कह लो। एक तुमने जो किया, तुम्हारे पास उसकी 1000 जस्टिफिकेशंस है, ठीक है, और जो उनके साथ हुआ उसके लिए अभी भी वो बुरी है। कुछ सोच समझ के तो बोलो। तुम्हें 22 करोड़ से ज्यादा आवाम देख रही है। माओ का अपने बेटों से एतबार ही उठ जाएगा तुम्हारे बात तो। कोई जायदाद का मसला था? नहीं। ऊंचा बोलो। नहीं। कोई पैसों का तनाजा था? नहीं। तो फिर क्या ऐसी तकलीफ आन पड़ी थी? वैसे ही वाले साहब जो थे वो तुम्हारे बकौल के तुम लोगों को अलग कर रखा था, तो फिर क्या ऐसा मसला था तुम्हें? इंटरफेरेंस करती थी बहुत ज्यादा हर चीज में। तुम एक लड़के हो ना, कल को तुमने भी जो शादी कर लेनी थी, अपना घर अलग कर लेना था, काहे की इंटरफेरेंस?
अभी भी आकिल बालिग हो। वैसे तो शरई तौर पर, दुनियावी तौर पर वालिदैन तुम पर फर्ज है। चलो जी, फर्ज नहीं निभाना था तो इतना बड़ा गुनाह तो ना करते, अलग हो जाते। बस गलती है, गलती हो। गलती पता कब होती है? जब अनजाने में की जाए। हाँ जी, जानबूझ के किया गया गुनाह है। अल्लाह माफ़। नाज़रीन, जो कुछ इस शख्स ने किया और जैसे करवाया वो हम आपको आगे चलकर उन किराए के कातिलों के मुंह से सुनवाएंगे कि कहने को सो कॉल्ड मिस्त्री, लेकिन बीच का धंधा और उन्होंने ये सारा मामला कैसे सर अंजाम दिया, उन्हीं की ज़ुबान से सुनवाते हैं, लेकिन मुद्दइयों के बाद। मेरे साथ मुद्दई फैमिली मौजूद हैं। वालदा से जानते हैं कि मामला क्या था। उनकी बेटी को जिन्होंने कत्ल किया वो उनका ससुराली घर यानी कि उनका सुतेला बेटा है, तो क्या पहले भी लड़ाई झगड़ा रहता था? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से निहायत अफसोस आपके साथ, आपके घर वालों के साथ, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे इदारे की जानिब से हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारे अल्फाज आपकी बेटी तो वापस ला के नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर यकीन है कि उस मकतूला को इंसाफ ज़रूर दिलवा सकते हैं। जो कुछ हुआ बहुत बड़ा जुल्म है। आपकी बेटी की शादी जिस घर में हुई उस घर में उसका इख्तलाफ रहता था, इस बात का आपको इल्म था या क्या मामला था? शादी उसकी घर में नहीं हुई, इसने गन पॉइंट पे शादी की है। खालिद ने आज से 10 साल पहले इसने गन पॉइंट पे शादी की है। आपकी बेटी की उम्र क्या थी इस वक्त? इस वक्त 32 साल। 32 साल? हाँ जी। यानी कि जब उसकी शादी हुई वो 22 साल की थी। 22 साल की तो यकीनन उनको ना दुनिया की समझ होगी ना। इसने उसको ऐसे वर्गलाया। कहाँ वर्गलाया? हॉस्पिटल में जॉब करती थी वो? जॉब करती थी। 10 साल से इसी हॉस्पिटल में थी। क्योंकि हम तो बड़े गरीब से हैं, तो हम जॉब के लिए मेरी बेटी गई थी, इसने उसको वर्गलाया। फिर इसने गन पॉइंट पे निकाह किया। जिसने इसका निकाह करवाया था ना वो इसका वकील था। झूठा निकाह करवाया, झूठे उस तब उसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था जब इसने उससे निकाह किया। उसके बाद हमें 5-6 साल नहीं पता लगा। 3 साल से जब मुझे पता लगा ना तो ये हमारे घर आया था रिवॉल्वर लेके। इसने मेरे बेटे को, मुझे और मेरी बेटी को बहुत मारा। क्यों? झूठे इल्जाम लगाता था, कभी कहता था तू किसी के साथ सेट है, कभी कहता था तू किसी के तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि तुम कौन और क्यों हमारी बेटी पर इल्जाम लगा? उस दिन पता लगा था कि इसने निकाह किया हुआ। फिर मेरी बेटी ने मुझे कहा अम्मी मुझसे गलती हो गई है, तो इसने इस तरह मेरे साथ निकाह किया है। इसने पूरे गली में आदमी इकट्ठे किए हुए थे। ये जब भी हमारे घर आता था ना 50 आदमी बाहर खड़े करके और अपने बेटे गन पे उनको दे के तो हमारे घर आता था। तो कहता था अगर आप लोगों ने किसी से कुछ कहा तो मैं आप सबको एक एक करके गोली मारूंगा। फिर इसने आए दिन मेरी बेटी को टॉर्चर करना, सारी 12 बजे तक इसने अपने ऑफिस में खड़े करना। फिर मैंने जाना, फिर मैंने माफिया मांगनी और फिर इसने मेरी बेटी को आने देना। ये इतना जालिम और दरिंदा इंसान है। तो आपने अपनी बेटी की खुला नहीं हो गई थी खुला। ये खुला होने के बाद 6 माह बाद इसने कत्ल किया उसको। खुला हो गया था उसको। क्यों तलाक भी नहीं देता था? कहता था ना तुझे रखूंगा ना तुझे छोड़ूंगा, तुझे तड़पा के मारूंगा, ऐसे कहता होता था। अल्लाह आपको सब्र दे। इसने बहुत जुल्म किया मेरी बेटी। यकीनन हम सबके साथ बड़ा इसने जुल्म किया। ये असल कातिल तो बाहर है, इसने और इसके बेटे ने मिलकर मेरी बेटी को कत्ल किया। हमारा सहारा था, हमारा घर चलता था उससे। इसने इतना जुल्म हमारे साथ किया है। मेरे जिगर के टुकड़ा ले गया, मेरी जिंदगी ले गया ये इंसान। हमारी कमर तोड़ दी ऐसे जालिम दरिंदे इंसान। और मेरे बेटे को भी आए दिन डराता था, कहता था जब मारूंगा तेरे भाइयों को चौक में गोली से मारूंगा। हमारे घर ही बार लेके आता होता था। और ये हमारे साथ इस तरह इसने जुल्म किया है ना कि बस मैं चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। यकीनन आपको इंसाफ की हकदार है और अल्लाह सब्र दे। आप साथ थे उस दिन? जी मैं साथ। क्या हुआ था उस वक्त, जरा कुछ बताइए। हम घर से कुछ ही फासले पे थे कि पीछे से एक बाइक आई है, उन्होंने एक फायर किया और वो चले गए हैं। जब मैंने इस तरफ देखा तो मेरी बहन नीचे जमीन पे गिरी पड़ी थी। 6-7 दिन हमने हॉस्पिटल जना में उसको एडमिट रखा है। कहाँ गोली लगी थी? उसके सर पे।
पीछे से सर पे गोली लगने के बाद भी 7 दिन तक वो जिंदा जी रही है। बिल्कुल, वेंटिलेटर पे जिन्ना हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी वार्ड में वो एडमिट रही हैं। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे जी। हम आप लोगों के लिए बार बार अपील करेंगे कि इस फैमिली को इंसाफ दिलवाया जा सके और इसमें जो जो शामिल है उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके। अब मेन एक्यूज की जानिब जाते हैं, उसके मुंह से सुनवाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, उनकी रेकी कैसे थी और टारगेट किया गया कहाँ पे किया गया, रिवॉल्वर कहाँ से लिया, सब कुछ अपने नाज़रीन के आगे रखें। मेरे साथ इसमें कुछ अहले इलाका मौजूद है, इनसे जानते हैं कि असल मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। मकतूला का क्या मामला था जो ये आखिर उसकी जान ही ले गया? ऐसा था कि जब ये जहाँ जॉब करती थी ना शाफी हॉस्पिटल में, वहाँ पे खालिद मलिक नाम का जो बंदा था जो इनका एडमिन में था, ये बाद में जो बात पता चली जब ये बच्ची के साथ ये हादसा हुआ तो पता चला जी कि इनकी कोई इस आपस में शादी का मसला था, चाहता था कि एक्सपोज हो, इसी वजह से डराता समझाता रहेंगे। घर भी अक्सर उसकी बहन भाइयों को माँ को आके वो चेक करता रहता था। तो उसके बाद जब उन्होंने ये मसला इतना बिगड़ गया क्योंकि कुछ वो हॉस्पिटल की हिसाब किताबें भी जो उसके थ्रू वो करवाता था, जो कपड़ा वगैरह, वो चाहता था कोई चीज़ भी मेरी सामने ना आए। तो जब उसको ये डर हो गया, जब इसने खुला ले लिया, उसके बाद चल के सब ये मेरे हाथ से निकल गई है तो ये मुझे एक्सपोज कर देगी, मुझे हर जगह से नंगा कर देगी। तो इसी के ऊपर ये बिना को बड़ी सारा से काम किया। ठीक, आप जानते हैं खालिद मलिक को? हाँ, किस तरह का आदमी है? ये बस करप्ट आदमी है सारा। अच्छा। हाँ जी, पुलिस डिपार्टमेंट में इसका अच्छा खासा तल्लक है। अच्छा, तो ताल्लुक का मतलब क्या है कि किसी को कत्ल करवा दिया जाए? मरने वाली की रिकॉर्डिंग है, सुनिया मैंने। वो कहते हैं, बताती है कि ये CID देखता रहा, तो प्रोग्राम ऐसे देखा, कहता होता था कि मैं तुम्हें बीच चौक में बुलवाऊंगा। फिर वो एक जगह रिकॉर्डिंग में अपनी बताती है इसके साथ गुफ्तगू में, उसमें कहती है कि जो है ना, पहले खालिद तुम मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें बीच में चौक मारूंगा, अब तुम कहते तुम किसी से बुलवाऊंगा। वो मैंने बिल्कुल सुनी है हाँ रिकॉर्डिंग। अच्छा मुझे बताइएगा, मकतूला कैसी लड़की थी और इसकी फैमिली कैसी थी? अच्छी फैमिली है जी, घरेलू फैमिली है, गरीब लोग थे, तो इसने उसका गरीबी का ना नजायज़ फ़ायदा उठाया, उससे जो है ना खुफिया उससे शादी की, ब्लैकमेल करता रहा। हर रिकॉर्डिंग में वो बताती है कि तुमने धोखे से मेरे से शादी की। उससे इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से अपील है कि उसकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। और आप बार बार एक रिकॉर्डिंग का जिक्र कर रहे हैं तो मैं अपने नाज़रीन के सामने भी वो रिकॉर्डिंग रखती चलूँ कि वो रिकॉर्डिंग है क्या। आइए सुनते हैं। हेलो, हाँ खालिद, मैं ना अभी बैठे बैठे लेटे लेटे, क्योंकि मेरा दिमाग चलता रहता है ना, तुमने मुझे इस कदर ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया हुआ है कि मुझे समझ ही नहीं आती। अभी ना मैं सोच रही थी, तुमने ना अब एक पहले ये डायलॉग पकड़ा था, तुम मेरे हाथों मरोगी, तुम मेरे हाथों मरोगी, मैं तुम्हें ही मारूंगा, चौक में कभी कभी किस जगह, ये सारी उम्र कहते आए हो। अब तुमने कहना शुरू कर दिया मैं नहीं तुम्हें मारूंगा, मैं नहीं तुम्हें मारूंगा, मैं नहीं तुम्हें मारूंगा। यानी कि अब ये काम अपने किसी दोस्त यार से कराने का इरादा है कि अब तुम इस काम के लिए किसी दूसरे बंदे को हायर करोगे? बस आप सोचो और उसका देखो और बस चुप। तो मुझे पिछले काफी दिनों से ये बात कह रहे थे कि जी अभी मौसम नहीं है, अभी वो हवा नहीं चली, यानी कि अभी तुम मेरे कत्ल की बाकी की प्लानिंग्स कर रहे हो। अगर मतलब तुम मेरे साथ कोई हादसा करवाते हो तो तुम्हें तो नहीं मसला होगा, मसला तो मुझे होगा, ठीक है? और फिर बाद में तुम्हारा नाम भी नहीं आना चाहिए। तो तुम अपने किराए के ये जो चंद एक वकील, SHO फलाना, तुम तो कहते थे तुम्हें तो चौक में खड़ा करके गोली मारनी चाहिए, और तुम मेरे ही हाथों मरोगे। और मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें इस तो कभी टांगों में, तो कभी कहीं, तो कभी कहीं, ये सारी गोलियों की धमकियां तो तुम देते रहे। क्यों ये बातें कर रही हो अभी? मुझे रह रह के याद आती हैं खालिद, मुझे रह रह के बातें याद आती हैं। यही तो वो सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम आज इस मुकाम पे खड़े हुए हैं। मर तो एक दिन जाना ही है, चाहे अगर खालिद की गोली से मरना लिखा तो खालिद की गोली से ही मरना है। तुम खालिद की गोली से मरोगी। चलो अगर ये बात अब ठीक है कि खालिद अब कहता है खालिद की नहीं, खालिद के किसी रिश्ते की गोली से मरूंगी, ऐसे है? अगर तुम किसी को भेजो मुझे मारने के लिए और उसकी मुझ पे आंख आ जाए और वो बेईमान हो जाए, फिर क्या करोगे? वाह, कमाल करती हो। फिर क्या करोगे? वो पहले आंख रखेगा फिर मारेगा, ये तुम्हारे ज़हन में आ नहीं, कोई बात नहीं, आते ही तो शूट नहीं कर देगा ना। तुझे क्यों मरवाना? मुझे पहले क्यों मारना था? क्योंकि पहले जो तुम बातें करती थी अब तुम उस पे अमल पैरा हो। मुझे मारना क्या हासिल है?
नहीं तो इसका मतलब सारी जिंदगी मुझे धमकियां दे दे के डराते ही रहे हो सिर्फ? नहीं, फिर नहीं, अच्छा फिर मुझे पता क्यों तुम्हारी धमकी नहीं लगती थी? पता क्यों? पूछो ना कि मैं उसको हकीकत क्यों समझती थी, पूछो। बताओ। उसको मैं हकीकत इसलिए समझती थी कि तुम 2 दफा मेरे घर पिस्टल लेके आ चुके हो। याद कराऊं कब? याद कराऊं खालिद? तो मैं तब मेरी बात सुनो, तब चलाने के लिए था, ये भी ध्यान में रखो। तुम्हारी मेहरबानी, जियो और जीने दो के असूल पे काम करो, सही है? ये जो रिकॉर्डिंग है ये उन्हीं दिनों की है जब शूटर पकड़े गए हैं। वो बता रहे हैं कि हमें ये ना 2022 में हमें इसने हायर किया था, इसके बेटे ने, और उसी दिनों की रिकॉर्डिंग है, उसी दौरान की। कहते फिर हमारा कुछ वक्फा हो गया, फिर मैं वापस चले गए, फिर दोबारा इसने कॉल करके बुलवाया। ये सारी इसके बेटे के साथ प्लानिंग के तहत, इस जितना भी हुआ है सब प्लानिंग के तहत हुआ है। मेन किरदार जो है वो खालिद यानी उसका अपना है। यकीनन वो बच्चे के पास इतने पैसे भी कहाँ से आ गए, ये तो सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप जानते हैं खालिद मलिक को? जी जी। और ये मकतूला को भी जानते हो? जी जी, मकतूला। दोनों किस तरह की तबीयत के हामिल थे, किरदार कैसा था दोनों का? ये तो आपने सुन ही लिया, वो तो बहुत जालिम आदमी है खालिद साहब। उनने अपने बेटे को मिला के साथ ये काम किया सारा। तो जो ये मकतूला है, ये तो शरीफ बेचारे जॉब करते थे उधर, और उन्होंने जुल्म किया है, डरपोक थे। वैसे भी गरीब आदमी, आपको पता ही है वो क्या कर सकता है। से भी डरता है और वैसे भी वो जॉब करती थी, उसी से उसका घर बार चलता था। तो खालिद साहब इसी से उसे ब्लैकमेल करते रहे हैं और धमकियाँ देते हैं। उसको तो फांसी होनी चाहिए, बनता तो यही है। ये सरेआम है, कोई छुपा तो काम नहीं है। बिल्कुल, लोगों का तकाजा भी यही है और इंसाफ का तकाजा भी यही है। फांसी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। आगे हमारी अदलिया से भी यही अपील है कि जो असल मुल्ज़िम है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। घर का वो वाहिद चिराग थी, वो बेटी नहीं थी, बेटा थी, वाहिद कफील थी। वालदा के आंसू नहीं सूखते। घर इस वक्त एक सोख का मंजर है, वो उजड़ चुका है। तो अगर किसी ने किसी का घर उजाड़ दिया है तो उसको भी मुआशरे में पता होना चाहिए कि बेसुकूनी फिर क्या है। ये जंगल नहीं है, यहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन है। आइए आगे चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद है, उनसे जानते हैं। उमर साहब, आपने इन्वेस्टिगेट किया होगा सारा मामला। वालदा को कत्ल कर देना बड़ी अजीब सी बात है कि डांट डपट करती थी, रोक टोक करती थी, क्या मामला क्या था बीच का? यकम जून को हमें 15 की कॉल मौसूल होती है कि एक खतून के सर में फायर लगा है और वो इंजर्ड होकर गिर गई है। मैं और SHO साहब मौका पर पहुंचते हैं। जब हम मौका पर पहुंचते हैं तो देखते हैं एक खतून इंजर्ड है। हम उसको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। हम वो 7 दिन मौत व याद की तश में रह कर फौत हो जाती है। मदई मुकदमा नामलूम शूटर्स के इस दौरान वो होश में आती हैं? नहीं, अच्छा, वो बेहोशी के आलम में ही अपने खाल के हकीकी से जा मिलती हैं। इस दौरान मदई मुकदमा जो है वो नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज रजिस्टर करवाता है। हम उस मुकदमे की तह तक पहुंचने के लिए जिस रूट से वो अपने भाई के साथ ड्यूटी ऑफ करके आई होती है, वो उस रूट को विज़िट करते हैं। वहाँ पर CCTV फुटेज देखते हैं। वर्किंग वुमेन होती हैं वो एक हॉस्पिटल में काम करती हैं एज ए स्टाफ नर्स। ठीक है। तो हम उस हॉस्पिटल में एक फुटेज देखते हैं तो वहाँ से हमें कुछ हालात मशकूक नज़र आते हैं। ये खतून की जब हम तफसील में जाते हैं तो ये खतून कमल ज़ारा जिसका नाम है, 2013 में ये खालिद नामी शख्स के साथ खुफिया शादी करती है, क्योंकि खालिद की पहली भी एक बीवी होती है जिसमें से उसके बच्चे होते हैं। जो खालिद है उस ये शादी खुफिया रखता है। 7 साल के अरसे के बाद 2020 में उसके बच्चों को अपने वालिद की शादी का इल्म हो जाता है। पिछली बीवी हयात है खालिद की? जी, उसमें से 5 बच्चे हैं और बीवी हयात। ठीक है। और इस दौरान जो खालिद मलिक है उसका रवैया अपनी औलाद के साथ, अपनी साबका मिसेस के साथ इंतहाई गैर मुनासिब होता है। वो उनको डांट डपट करते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं। तो जो बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि उनकी दूसरी वालदा ये सारा कुछ करवाती है। तो जो ये कमल ज़ारा के अपने बच्चे हैं? नहीं, कमल ज़ारा की कोई औलाद नहीं है। और मुदस्सर खालिद है जो बड़े से छोटा बेटा है, वो अग्रेसिव है। जब उसने देखा कि ये सारे मामला जो है हमारी दूसरी माँ की वजह से घर में रूनुमा हो रहे हैं, तो वो इसके कत्ल की प्लान साल 2020 में शुरू करता है। साल 2020 में वो अपने घर लगने वाले मिस्त्री जो मजदूर होते हैं उनके साथ, एक मिस्त्री के साथ वो ये बात शेयर करता है कि उसकी जो मदर है वो उन पर जुल्म करवाती है। तो मैंने उसको रास्ते से हटाना है। इसके पास इतने पैसे नहीं होते। ये साल 2020 से पैसे जमा करना शुरू करता है। साल 2023 में आकर
वो मजदूर के साथ दोबारा रब्ता करते हैं। वो जो शाहिद इकबाल नामी मिस्त्री होता है वो हामी भरता है। वो किराए का कातिल भी है, पहले रिकॉर्ड याफ्ता है? नहीं, पहले वो रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है, बिल्कुल भी वो मजदूर आदमी है। वो इसकी बातों में आ जाता है। वो इसके साथ 4 लाख में बात डन होती है। 1 लाख रुपया उसे एडवांस देता है। 1 लाख रुपया एडवांस देता है कि यार तू मेरी माँ नू कत्ल कर। वो चला जाता है, गायब हो जाता है। तकरीबन वकूआ से 4 दिन पहले वो दोबारा इसको मिलता है। तो ये इसके साथ बहस मुबासा करता है कि यार देख तूने मेरे से पैसे लिए, तूने अपना काम पूरा नहीं किया। वो उससे 20-25 हज़ार रुपया दोबारा लेता है। दोबारा लेने के बाद 3 दिन पहले, वकूआ से 3 दिन, 1 जून का वकूआ है, 3 दिन पहले ये रैकी शुरू करता है 1,25,000 रुपये में, जबकि बात 4 लाख में डन होती है। ये अभी तक 1,75,000 यानी कि 1,75,000 रुपये वसूल कर चुका है, 10,000 20,000 करके। जैसे ही ये 3 दिन पहले रैकी शुरू करते हैं कि उसकी मोहतरमा की टाइमिंग क्या है, मकतूला की टाइमिंग क्या है, वो कितने बजे जाती है, कितने बजे वापस आती है। तो फिर लास्ट डे 1 जून को ये मोटर बाइक भी अपनी देता है मुदस्सिर खालिद और पिस्टल भी अपना देता है और उनको कहता है कि इतने बजे मैं आपको बता दूँगा। ये बताता है, वो इसको शूट करते हैं। हमारी तफ्तीश का आगाज़ उसी दिन शुरू हो जाता है। हम CCTV फुटेज से जब देखते हैं कि ये बंदा टेलीफोन पे किसी के साथ महवे गुफ्तगू है, मुदस्सिर खालिद फुटेज में नज़र आ जाता है। अस्पताल की फुटेज में जहाँ से वो अपनी ड्यूटी ऑफ कर रही होती है। यानी कि इसके सुतेले बेटे का वहाँ पे क्या काम बनता है? क्या इसकी कोई वहाँ जॉब नहीं है, इसका वहाँ कोई रोल नहीं है। ये फादर को कभी कभार मिलने जाता था, लेकिन उस दिन ये अंदर बाहर जाता आता रहता है। जैसे ही हम इसकी CDR लेते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि इन लोगों के साथ इसके कैसे रवाबत हो जाते हैं। CDR का सहारा लेकर हम इनको पकड़ते हैं तो ये इंकशाफ करते हैं कि इसको कितने दिन में ये ट्रेस आउट होता है? अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ के अंदर हमने इसको ट्रेस आउट। ब्लाइंड मर्डर जो है वो ट्रेस, ब्लाइंड मर्डर टारगेट किलिंग है, इसको हमने ट्रेस आउट किया। बिल्कुल टारगेट किलिंग है क्योंकि किराए के कातिल है। जो असलहा था वो किसका दिया हुआ था? वो मुदस्सिर खालिद ने किसी डीलर से लिया है। वो फ़ोन पे बुलवाता था। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं क्योंकि इसके मोबाइल का सारा डाटा जो है फ्लैश हो चुका है। ये फ्लैश कर दिया गया, इसने खुद किया। ठीक है। इसमें इसके बाकी बहन भाई भी क्या कोई शामिल हैं? क्योंकि अगर ये सौतेली माँ का मामला है तो इसमें बड़ा भाई भी शामिल हो सकता है। नहीं, वो लेबॉरेटरी चलाता है, वो इन चीज़ों की तरफ राग़िब नहीं है। हमने तमाम की CDR और लोकेशन और टेक्निकल तमाम चीज़ें हमने चेक कर ली हैं। ठीक, जैसा कि उमर दराज साहब ने बताया है कि टेक्निकल चीज़ें उन्होंने चेक कर ली हैं और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है क्योंकि अभी एक असलहा डीलर को पकड़ना बाकी है और दीगर जो पहलू हैं इस केस से रिलेटेड उन पर भी काम करना बाकी है। चीज़ें फोरेंसिक के लिए भी यकीनन गई होंगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी तो मामला और सुलझ जाएगा। लेकिन अभी तक जो शवाहिद इकट्ठे हुए हैं उसके मुताबिक ये मुदस्सिर खालिद नामी शख्स जिसने अपनी वालदा को कत्ल करवा दिया किराए के कातिलों के ज़रिए, ये इसमें गिल्टी है। मामला क्या है आइए दिखाते हैं। मेरे साथ वो किराए के कातिल मौजूद हैं। तमाम गुफ्तगू पहले आप उस बेटे की सुन चुके हैं, मुदई की सुन चुके हैं। किराए के कातिलों की जानिब मैं आपको ला रही हूँ क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बेदर्दी से एक इंसान की जान ले ली, एक खातून की जान ले ली। इनकी कोई दुश्मनी नहीं, इनका कोई रंज नहीं, चंद पैसों के झनकार पर इन्होंने ईमान बेच दिया, इन्होंने गुनाह कर लिया, इन्होंने जुर्म कर लिया। क्या नाम है भाई? शाहिद इकबाल। शाहिद इकबाल। उम्र कितनी है? 27। शादीशुदा? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है भाई? गुलबाज। गुलबाज, कितनी उम्र है? 22। शादीशुदा? नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? उकाड़ा शहर। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं भी उकाड़ा का ही। पेशे से क्या हो? मजदूरी करते हैं। मैं मजदूरी तो तुम इसे भी कहते होगे जो किया है? ये जिंदगी में पहली दफ़ा किया है, बस लालच में आके, बातों में आके। कितना लालच? कोई था 5-6 करोड़ 7 करोड़ है? नहीं मैम। जितना तुम मुझे अपना काम बता रहे हो मजदूरी का, दिहाड़ी अगर ये डालो तो इतना भी कमा लेते होगे महीने में? जी। तो फिर काय का लालच? बस समझ नहीं आई। बस तुम्हारे काम के मुताबिक मिस्त्री हो ना? जी। तुम्हारे काम के मुताबिक तो लालच ये बनता है ना कि तुम कहीं से सीमेंट रख लो, कहीं से टाइल रख लो, ये लालच तो समझ आता है जी। ये लालच तुम्हारे काम के साथ बनता नहीं है, जेब नहीं देता। इसका मतलब है दिमाग में जब कोई चीज़ चल रही होती है तो इंसान उसके अकॉर्डिंगली कोई काम करता है। नहीं, पहले कभी नहीं किया, स्टार्टिंग से मजदूरी कर रहे हैं बस। इसने वारदातें तो की होंगी ना, जो हाथ खुला हुआ था पिस्टल के ऊपर, वरना कत्ल करना है या कोई मोटीन से मच्छर तो नहीं मारना था। मजदूरी में ये कैसे सीख लिया?
और इनके घर में काम करते थे, ये कहता था ये करना वो करना, बस इनकी बातों में आके बस। तुम्हारी क्या लगती थी वो खातून? हमारी कुछ भी नहीं लगती तो थी। तुम्हें क्या तकलीफ थी फिर उससे? जी तकलीफ कोई भी नहीं थी, बस किसी को अगर कोई तकलीफ है, किसी को कोई दुख है, तो इंसान अगर कोई दुख सुना रहा है अपना, तो अगला सुन ही सकता है ना, वरना उसे ही कहता है तुझे दुख देने वाले को मैं मार दूंगा। नहीं, गुनाह किया मैंने। गुनाह किया है ना? जी पछतावा हो रहा है। हैं? पछतावा हो रहा है, गुनाह किया। पैसे लेते हुए नहीं हुआ था? बस गलती हो गई। बात चली कैसे थी तुम्हारे साथ? मैं इनका काम करता था। तो क्या काम करते थे? मैं इनका घर बना रहा था। कितना अरसा पहले? सन 2020 में। अच्छा, फिर? ये चाय वगैरह लेके आता था, तो कहता था यार हमारे घर में ये मसले वगैरह चलते हैं, ये वो, तो कुछ करवा दो। मैंने कहा उकाड़ा में एक बाबा जी हैं, उससे अल्लाह तौबा करवा देते हैं। उसने कहा नहीं, उसको वैसे ही मतलब ख़त्म करना है। तो मेरा ज़हन बिल्कुल नहीं था। मैं जब सन 2023 में बात हुई है, लाख रुपये में लेके, तो दोबारा मैंने इसकी कॉल नहीं फिक्स की। बात नहीं समझ आई मुझे। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से मशवरा तब करता है जब वो उसकी फील्ड के मुताबिक बात हो। किसी मिस्त्री से घर बनाने के मुतालिक तो मशवरा किया जा सकता है कि सीमेंट कितना लगेगा, पत्थर कितना लगेगा। किसी डॉक्टर से दवाई का मशवरा किया जा सकता है, वकील से कानूनी मशवरा किया जा सकता है, स्मगलर से मंशियात के बारे में पूछा जा सकता है। तुमसे अगर उसने कत्ल का मशवरा किया तो इसका मतलब है तुमने उसे अपनी कोई हिस्ट्री सुनाई होगी। नहीं, हिस्ट्री कोई भी नहीं सुनाई थी, बस कोई बात तो हुई होगी ना। जी मैंने उसे कहा था कि हमने ये काम नहीं कभी किया। उसने कहा था ये कर लो, जो कुछ हुआ तो मैं छुड़वा लूंगा, ये वो, बस लालच देता रहा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मकान बनाते उसने तुम्हें प्लम्बरिंग का काम दे दिया और तुमने कहा कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, बंदा मारना था भाई, पाइप नहीं फिट करने थे कहीं पे। मेरा ज़हन नहीं था, मैं लाख रुपए लेके गया था, बस दोबारा मैं इसके हाथी चढ़ गया। तो कह रहा था कैसे चढ़ गया? तुमने राब्ता किया तो चढ़े ना। नहीं, इधर लियाका चौक में ये भी कोई चीज़ लेने आया था, मैं भी उधर कोई चीज़ लेने गया हुआ था। अच्छा, तुमने लाख क्या क्या के लिया कि अल्लाह तौबा करा दूंगा बाबे से? नहीं, ये कह रहा था कत्ल करना, तो मेरा इरादा नहीं था कत्ल करने का। मैंने कहा काम नहीं चल रहा था, तो घर में बस गुर्बत थी, मैं लेके गया था। गुर्बत की वजह से तुमने ये सब किया? तुम्हारे कपड़े तो नहीं बता रहे तुम गरीब हो। ये नीचे बैरक से किसी के बहने मेरे कपड़े मैले हो गए, पसीने से बदबू आ रही थी। अच्छा मैंने। अच्छा, तो तुम्हारा रंग रूप भी नहीं बता रहा कि तुम शदीद गरीब हो। और गरीब बंदा तो वैसे जुर्म करते हुए डरता है कि फंस गया तो वकील कहाँ से करूँगा। डर लग रहा था, बस इसने कहा कि मैं छुड़वा दूंगा आपको, मैं LLB कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये गरीब आदमी के शौक उसके हाथ पे नजर आ रहे हैं। टैटू देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं। हाँ भाई जी, ये गुर्बत है या ये इसको शौक कहूँ? बस ये तो उधर दोस्तों के साथ मेले पे गया था, ये उधर से बनवाया था। हाँ, तो इसके पैसे थे, रोटी के नहीं थे। काम नहीं लग रहा था, रमजान में फ्री थे बस। अच्छा, लालच में आ गए मैम, गलत नहीं। जो अभी मुझे बता रहे थे कि ये इस लालच में, लालच तो चलो समझ आता तुम्हें आया होगा, तुमने जुर्म करने से पहले एक बार नहीं सोचा? जी मैंने सोचा, मेरा ज़हन नहीं था जब मैं लाख रुपए लेके गया था। बस दोबारा मैं जब इधर आया हूँ, इसने तुम्हें क्या कहा था? इसने कहा अच्छा नहीं किया तुमने, देख लो लाख रुपए मेरे वापस। अभी तुम मुझे कुछ और बता रहे थे कि मैं छुड़वा लूंगा, मेरे हाथ पड़ते हैं। वो कह रहा था कि मैं LLB कर रहा हूँ, मैं आपको मतलब छुड़वा लूंगा अगर पकड़े गए तो। बस ऐसे करते करते ताज्जुब तो यह है कि वो खुद भी पकड़ा गया है। जी, कोई डिग्री क्या कहती है कि एक कानून हाथ में ले लिया जाए? नहीं मैम, इसकी इजाजत तो वजीर आजम को भी नहीं है। सही, कानून की बालादस्ती पहले है। जी है जी। तो तुम्हें क्या कोई स्टूडेंट बचा सकता है? नहीं मैम। तो फिर सोचा कैसे? या तुम्हें शौक था शूटर बनने का? नहीं मैम, कभी ऐसा काम किया ही नहीं। गैंग बनाना चाहते थे? नहीं मैम, कभी नहीं ऐसा काम किया। 7 साल का था जब से मैं मजदूरी और जब किया तो एक दफा बड़ा काम ही किया है। कत्ल कोई छोटा काम तो नहीं है। नहीं, गुनाह हुआ है, पछतावा हो रहा है, रोना भी। पकड़ने के बाद, पकड़े जाने के बाद जब ये काम किया था उस दिन से नींद आई नहीं थी रही, जब से तुम्हारी तो मैं बात में आती हूँ, पहले मैं इससे जान लूँ। हाँ भाई, वो तो चलो मिस्त्री था, सब कुछ कर रहा था, तुम वहाँ पे हलवा खाने गए थे? मैं भी मिस्त्री था। अच्छा, तुमने और उसने मिलके प्लान बनाया? नहीं, इन दोनों ने, मुदस्सर ने तो इसने बनाया। तो तुम क्या कर रहे थे वहाँ? मैम इसने मुझे बुलाया था मेरा किस लिए? काम के लिए। इस काम में तुम कत्ल कैसे करने लग गए? बस ये मामू था, मामू ने कहा जब ये हो जाएगा ना कत्ल तो फिर मैं तुम्हें। तुमने तो गोली भी मारी है आगे लग के। जी मैं। हैं? तो निशाने की प्रैक्टिस कैसे की थी?
मैम इन्होंने गोली चढ़ा के दी थी, इन्होंने कहा था इसे गोली मारनी है। तो भाई कोई किसी को पिस्टल लोड करके पकड़ा दे और अगर उस बंदे ने पहली बार पकड़ा हो तो उसके हाथ कांपेंगे, उससे एग्जैक्ट फायर नहीं लगेगा और मारा भी दिमाग में है तुमने। मैम गलती हो गई बस। तो बड़ा पक्का था निशाना तुम्हारा? मैम कैसे मारा था निशाना, क्या कर रही थी वो उस वक्त? मैम बाइक पे जा रहे थे बस, उन चलती बाइक पे? बाइक उन्होंने मट्टी की है थोड़ी सी, चल रही थी ना? ब्रेक लगाई है उधर, तो मैंने पीछे से आके मार दिया। कहाँ मारा था फायर? मैम पीछे से मारा था, वो सर में लग गया उसके। लग गया नहीं, मारा ही तुम लोगों ने सर में कि काम हो जाए। कितने पैसे मिले थे तुम्हें? मैम 7,000। 7,000 रुपये में तुमने बंदा मार दिया है? तो शर्म करो थोड़ी सी। हाँ भाई, कितने पैसे दिए थे इसको? इसको 7,000 रुपये। 1,75,000 रुपये तुम लेके गए और दिए 7,000 रुपये? वो लाख पहले लेके गया था ना, बाद में थोड़े थोड़े बाद में देता रहा, कभी 5,000 दे दिया, कभी 10,000 दे दिया, इकट्ठे नहीं दिए थे। अच्छा, यानी कि तुम्हें कोई भी 7,000 रुपया देगा तो तुम किसी भी इंसान की जान ले लोगे? नहीं मैम, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई उससे दुश्मनी नहीं। 7,000 रुपये के पीछे तुमने एक औरत को मार दिया। मैम गलती हो गई, इसने बोला था लाख रुपया देना, बस गलती हो गई। दिया तो नहीं था ना? नहीं मैम दिया। तुम्हें तो 7,000 रुपया ही मिला था। जी मैम, बाद में इन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिए मेरे। जिस वक्त फायर मारा था तुम्हें रिग्रेट नहीं हो रहा था उस वक्त? मैम डर लगता था, अल्लाह ताला से भी नींद नहीं आई उस दिन से, बस पकड़े गए बस। जब मुजरिम पकड़े जाते हैं ना तो उस वक्त फिर वो यही कहते हैं कि अब अल्लाह हमें माफ़ कर दे, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि किसी और की ज़ात के लिए इन लोगों के पास माफ़ी नहीं है। तुम भी कुछ कहना चाहते हो? नहीं मैम, बस माफ़ कर दो, बस अल्लाह ताला माफ़ कर दे। तुमने माफ़ किया उस औरत को? नहीं, मैंने गुनाह किया। तो खुद कैसे उम्मीद रखते हो माफ़ी की? गलती है, गुनाह है। मकापात अमल भी कोई चीज़ है ना जी। आज तुम्हारे घर की औरत के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ कोई ऐसे कर दे, जी क्या करोगे? जी मैं उसे मार दूंगा। यही तो, जिनकी तुमने घर की बेटी बहन मारी है, जिसकी बीवी मारी है, वो तुम्हें छोड़ देगा? नहीं, उनका हक बनता है, मेरा गुनाह है, मुझे सजा मिलनी चाहिए कानूनी तौर पे जो भी होगी। तुम मामू थे, तुमने अपना तो अमालनामा खराब किया, अपना घर बर्बाद किया, किसी का घर बर्बाद किया, अपनी बहन का घर भी बर्बाद कर दिया और भांजा तो तुम्हारा सगा 22 साल का। पछतावा हो रहा है, ये भी गलती की है कि बहन का घर खराब कर दिया, उसके बेटे को। उसके बेटे को भी कातिल बना दिया। इसको ट्रेनिंग कहाँ से दी थी गोली चलाने की? मैंने नहीं दी इसको ट्रेनिंग। पहले भी कहीं से थी? नहीं, पहले ये काम मिस्त्रियों का काम करते हैं स्टार्टिंग से। मिस्त्री के काम में गोली चलाने की ट्रेनिंग मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ भाई, मैंने कभी गोली नहीं चलाई, बस पिस्टल पहले कभी चलाया? नहीं, बस गलेल वगैरह चला लेता था। क्या चला लेते थे? गलेल। गोली कैसे चला ली थी तुमने? तो कभी पिस्टल को हाथ नहीं लगाया? मैम मुदस्सर ने गोली चढ़ा के दी थी, कहता था बस इसको पीछे से दबाना है और बाद में घोड़ा दबा देना है, गोली चल जाएगी। अच्छा। और वो उधर था हॉस्पिटल, उसने बताया कि मेरी मम्मा आ रही है, इस रंग का सूट है। रैकी तुम लोगों ने साथ मिलके की थी? हम आगे बैठे हुए थे, वो कितने दिन रैकी करते रहे? बस 2 दिन रैकी की है, बस सुबह उसके घर से फॉलो करते थे जब वो जाती थी, और शाम को जब वो आती थी मुदस्सर बता देता था वो आ रही है, रिक्शे में है या किसी के पीछे बैठी हुई है, ये बता देता था। कौन से रिक्शे में ये बताता रहा। उस दिन कैसे तुम लोगों ने फॉलो किया? उस दिन हम बैठे हुए थे आगे, मुदस्सर ने बोला कि वो आ रही है अपने भाई के साथ है पे, बस उधर काम हो रहा था, उधर से उन्होंने बाइक फुल आहिस्ता करके। आसपास कोई भी नहीं था? और आसपास थे थोड़े से लोग। जब भी कोई किसी को मारने की प्लानिंग करता है तो सबसे पहले अपना एग्जिट ढूंढता है कि मैं कत्ल करने के बाद बाइक किस तरफ भगाऊंगा तो नहीं पकड़ा जाऊंगा। तुम लोगों ने अपना भी रूट पहले प्लान किया हुआ था? जी, ठोकर न्याज बेग की तरफ गलियों में से रूट प्लान किया हुआ था जी, तो वो पकड़ेगा तो इधर से भाग जाएंगे। सारा एक दिन पहले इलाका देखा था जाके। फिर किस जगह पे फायर मारा उसे? उधर आरे के पास। अच्छा, फायर मार के फौरन भाग गए वहाँ से? करीब जाके मारा? जी, करीब जाके। उसके भाई को पता नहीं चला कि पीछे कोई बाइक है या फॉलो कर रही है? नहीं, उसे नहीं पता चला, अंधेरा था। कितने बजे का वक्त था? यही को 7-8 बजे। 7-8 बजे का। अब समझ आई कि किसी कोई भी रिश्ता हो उसके कहने पे कोई गुनाह नहीं करना। जी, अब समझ आ रही है। अभी आगे और समझ आएगी। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने चंद सिक्कों की झनकार पर अपना ईमान बेचा। इनको उस औरत से कोई गर्ज नहीं था, इन्हें कोई दुश्मनी नहीं थी। ये लोग किसी के घर का काम करने मिस्त्रियों की गर्ज से जाते थे और वहाँ से बस पैसे की हवस इनको दलदल में ले गई
और इन्होंने एक औरत को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वो 7 दिन ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। इनको अल्लाह ताला ने पकड़ में लेना था। न जाने इससे पहले भी इनके कौन से ऐसे अमाल थे जिनकी गिरफ्त इतनी मजबूत होनी थी कि इनके हाथ से ये गुनाह होना था और इन्होंने दुनिया के सामने रुस्वा होना था। ये तो इन्हें ख़ुद भी सोचना चाहिए। इसके साथ साथ वो बेटा, कहने को वो माँ थी जिसने इस रिश्ते की तमीज़ ना रखी, जिसने इसका अदब ना रखा और आखिर आज हथकड़ियों में दुनिया के सामने ज़लील और रुस्वा है। खुदारा इस बात को समझिए कि अदम बर्दाश्त रिश्तों में इतनी नफ़रत पैदा कर देती है कि अगर हमें किसी से कोई तकलीफ़ या किसी से कोई मुखालिफत होती है तो हम उसका बदला उसकी जान लेकर पूरा करते हैं। ऐसा मत कीजिए, वरना उसके बाद ये सब होता है जो यहाँ पर हो रहा है। पैसों की खातिर ईमान मत बेचिए, वरना फिर ऐसे रुस्वा किया जाता है। इसके साथ ही मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।